कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। जब भी मन में कुछ डिमोटिवेशन फील हो, कुछ ऐसी पंक्तियों को सुन लीजिए जो आपके अंदर त्वरित ऊर्जा का संचार कर दे। और अगर आपको वो इनिशियल पैकेज मिल गया, ग्लूकोज मिल गया ना, तो फिर आप किसी भी कार्य को शुरू कर देते हैं और लंबे रेस के अगर घोड़े हैं तो आप सफलता के करीब चले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। मैं हूं सूरज कुमार और CUET पीजी के सिलेबस को लेके लगातार आपके प्रश्न आ रहे थे कि सर हम हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। CUET पीजी हिस्ट्री के बारे में संपूर्ण रूप से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सिलेबस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम 60 दिनों में अपनी तैयारी को बेहतर बना लें। आपको पता है CUET पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो CUET पीजी का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख के जरूर भर लें और गलती मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म में अगर गलती करते हैं तो आगे चल के बहुत परेशानी झेलनी होती है। आपको पता है कि सिलेबस पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। पिछले साल जो एग्जाम हो रहा था उस में 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले ध्यान रखिएगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैटर्न को लेके क्लियर नहीं है तो फिर आप सिलेबस को लेके क्लियर नहीं होंगे, और सिलेबस को लेके क्लियर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको प्रोडक्टिविटी जो है उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो एग्जाम पैटर्न का क्लियर होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और आप उसके हिसाब से अगर तैयारी कर लिए तो दिक्कत में आ जाएंगे। इस बार के पैटर्न को भी समझना होगा। तो पिछले बार तक जो पैटर्न चल रहा था 2 वर्षों से, उसके अंतर्गत एक था अपना पार्ट ए और दूसरा था पार्ट बी। जो है पार्ट बी के अंतर्गत आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते थे, जैसे अगर आप हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल। और पार्ट ए के अंतर्गत जो है आपके जीके के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है वह आते थे। लेकिन इस बार से एनटीए ने एक सुधार करते हुए इस पार्ट ए को हटा दिया है। हम भी इसके पक्ष में है कि पीजी के बच्चों को पार्ट ए की कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। हायर एजुकेशन में जब बच्चा मूव कर रहा है तो अपने स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ मूव करे, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन एनटीए का जो ये तरीका है 2 महीना पहले नए नए सिलेबस इंट्रोड्यूस करना, अभी तो मान लीजिए आपके पक्ष में चला गया तो दिक्कत नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पक्ष में नहीं है, LLB में उन्होंने लीगल अवेयरनेस ऐड कर दिया है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ सिलेबस जो होना चाहिए वो कम से कम 1 साल पहले होना चाहिए। आगे आने वाले बच्चों को इसका मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एनटीए है, एनटीए किसी की नहीं सुनता है। और दुनिया के सबसे खराब संस्थानों में अगर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की गिनती हो तो हम तो एनटीए का नाम रखेंगे। और सबसे वर्स्ट एग्जाम में जिस तरीके से CUET कराया जाता है, जैसे देश में इसका कोई लोड ही नहीं है, इस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य आप अपना समझिए कि आपको इसी एग्जाम के थ्रू जो है देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना है। तो इस एग्जाम को आपको फोकस करना ही पड़ेगा। बहरहाल मैं आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करने वाला हूं कि इस 75 क्वेश्चन को डील करने का अपना तरीका जो है वह क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला बात आता है एग्जाम पैटर्न। अब आपके सवाल जो है वह 75 MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वह पूछे जाएंगे, और ये केवल और केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको किसी और चीज की तैयारी करने की जो है वह जरूरत नहीं है। सिलेबस कहां मिलेगा? तो सिलेबस आपको मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे। हालांकि हम भी आपसे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे कि हमको किस तरीके से अपनी तैयारी को एक नई धार देनी चाहिए। बहुत ज्यादा समय हम सिलेबस पर नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपने यूजी में इतनी समझ तो विकसित कर ली होगी कि वीडियो में क्या चीजें हमको बतानी है, क्या चीजें डिस्कस नहीं करने के लायक हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन के योग्य नहीं है। आप देखेंगे तो 4 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पहला जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत वो 10,000 BC से करके 1206 तक लेके जा रहे हैं। हालांकि अब आप अगर इसको देखेंगे सिलेबस को तो बीच बीच में कई चीजें पुरानी भी ऐड करेंगे वो, जैसे पूरा पाषाण काल 10,000 BC से भी पहले चला जाएगा। तो ये टाइम जोन का बहुत मतलब वहां रह नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक उनका है स्टोन एज। स्टोन एज के बाद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर, जिसको आर्यन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। फिर स्टेट ऑफ फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया यानी महाजनपद इरा। फिर राइज ऑफ इंडियन एम्पायर, जिसमें हरियंग, शिशुराक और नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद जो है सेल्यूकस वगैरह का आक्रमण होता है, उसकी भी चर्चा आपको करनी होगी। फिर एज ऑफ रिलीजन, यहाँ ये लेके आए हुए हैं, जबकि हम एज ऑफ रिलीजन आपको यहीं पे बताएंगे।
तो बौद्धिज्म और जैनिज्म की चर्चा कर रहे हैं। बौद्धिज्म जैनिज्म के बाद फिर यहाँ से के बाद मौर्यन को लेके आए हैं, मौर्यन सोशल एंड कल्चरल बात करेंगे। फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडो ग्रीक तक कुषाण और वेस्टर्न क्षत्रप की ये बात करने वाले हैं। फिर दक्षिण भारत आपको ले जा रहा है जहां पे सरदार सरदारियों का उदय हो रहा था, और उस दौरान हम खारवेल, सातवाहन और संगम युग के तमिल इतिहास को जो है देखेंगे। साथ ही वहां की प्रशासन और अर्थव्यवस्था और कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर उनका क्या था, इसकी चर्चा वो करेंगे। आप जब सिलेबस देखेंगे एनटीए का ना, ओरिजिनल सिलेबस, तो सब कहां से किसको मिला दिया है, कहां कॉमा दिया है, कहां जो है सबको एक साथ मर्ज कर दिया है, पता ही नहीं चलने देता है। लगता है कहीं से कॉपी करके बस पेस्ट करना भर उनकी जिम्मेदारी रह गई थी। हमने थोड़ा अलग भी कर दिया आपके लिए। गुप्त और वकाटक और वर्धन डायनेस्टी जो है, गुप्ता पीरियड, वकाटक डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी। फिर आप चलेंगे तो गुप्त काल के दौरान जो क्षेत्रीय राज्य जो उदय होता है, जैसे जैसे गुप्तों का पतन होने लगता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कदम, पल्लव, बादामी, फिर चालुक्य की राजव्यवस्था और उनका जो प्रशासन, फिर वैष्णव और शैव धर्म, और उसके साथ साथ फिर सीमांत प्रदेश में गुप्तों, वर्धन डायनेस्टी के पतन के बाद जो है पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, दंती दुर्ग का राष्ट्रकूट डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, खास करके ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में हिस्सा लेने वाले ये डायनेस्टी जो है उनको पढ़ना है आपको, और उनकी राजव्यवस्था और प्रशासन को पढ़ना है। प्राचीन भारत का आपका ये सिलेबस है। प्राचीन भारत के बाद जाएंगे तो प्री मेडिवल पीरियड के नाम से या अर्ली मेडिवल पीरियड का सिलेबस जो आता है। वैसे पहले वाले वो कहें कि 1206 तक गए हैं, लेकिन यहां 1206 तक आपको वो लेके जाएंगे। उत्तरी भारत में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का इतिहास, ये एंशिएंट के अंतर्गत वो रख लिए हैं 1206 तक में ही, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको अलग दृष्टिकोण से सोचना होगा। फिर आप देखेंगे तो चोल डायनेस्टी दक्षिण भारत की ओर आपको लेके जाएंगे, और इंडियन फ्यूडलिज्म, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा कि किस प्रकार भारत में सामंती विचार का जो है वह उदय होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आ जाएगा आपका विशुद्ध मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाते हैं। वैसे 712 से ही आगमन की कहानी शुरू हो जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो है वो 712 में ही सिंध के प्रांत में दाहिर जहां का रूलर होगा वहां होगा, और उसके बाद से मुस्लिम इन्वेजन का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें गजनबी आएंगे, गोरी आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत की स्थापना सन 1206 में ऐबक के द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत से माना जाता है। तो सल्तनत दिल्ली पढ़ेंगे, इसमें उसके एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ेंगे, और 3 राजवंशों का ये जिक्र कर रहा है, ममलूक, खिलजी और तुगलक। बाकी ये छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। लोधी और सैयद का कोई रोल ही, सैयद और लोधी का कोई रोल ही नहीं रह गया, तो खैर क्वेश्चन में ये डाल देते हैं, तो इसलिए आपको सैयद लोधी भी इसमें पढ़ लेना चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो चैप्टर के दौरान ही पढ़ लीजिए, या अलग से भी इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। एकता प्रणाली पढ़ना है, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ना है। इसी दौरान दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, उनके सामाजिक और आर्थिक प्रशासन की। फिर इस्लाम और हिंदुइज्म में जो कुछ समस्याएं आ गई थी, जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स थी, उसको लेके किस प्रकार से भक्तिज्म एंड सूफीज्म का उदय होता है, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। तो आपको अलग अलग सिलसिलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग दर्शनों के बारे में, द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब के विषय में इसमें देखना होगा। फिर आप संस्कृति देखते हैं, फारसी साहित्य, मुगल साम्राज्य के सोर्सेस वगैरह की बात कर रहे हैं, क्रॉनिकल्स, उनके जो इतिवृत्त वगैरह होते थे उसकी चर्चा होगी। फिर मुगल काल का प्रशासन, वहां के समाज, वहां के साहित्य, और बाबर से लेकर औरंगजेब तक का विस्तार पढ़ना होगा। और इसी दौरान सूर्यवंश का उदय आपको पता है, हुमायूं के टाइम पीरियड में जो होता है 15 वर्षों का एग्जाइल पीरियड जो उसको झेलना होता है, तो सूर्यवंश का भी पतन होता है। बिहार के बहार खान लोहानी का जो है वह सूबेदार होता है। उसके बाद शेरशाह सूरी, सासाराम में उनको दफना दिया जाता है। फिर सूर्यवंश का पतन होता है, और फिर से हम देखते हैं मुगलों का आधिपत्य शुरू होता है। तो खैर हम अब आगे लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी होगी। मुगल साम्राज्य के पतन में ही प्रवर्ती रूलर्स को जो है पढ़ लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 1498 से ही भारत में यूरोपीय यात्रियों का आगमन जो है, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जब दुनिया में नए खोज की दौर चला, तो समुद्री रूट के माध्यम से कैप ऑफ गुड होप होते हुए पहली बार जो है वास्को डिगामा, एक पुर्तगाली सेलर जो पहुंच गया इंडिया जो है। तो उसके बाद भारत आने का मार्ग जो है वो खुल गया, और फिर अलग अलग जो है, चाहे डच हो, डेनिश हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, ये सब भारत आते हैं। तो आधुनिक इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी जो है वह किस तरीके से की गई है मॉडर्न हिस्ट्री की, हमको ये टॉपिक पढ़ना है। फिर हम भारत में कैसे उपनिवेशवाद स्थापित किया जाता है, ब्रिटिश राज की क्या किस प्रकार स्थापना होती है, कैसे कर्नाटक वार होता है, कैसे जो है भारतीय राजाओं के साथ उसका जो है सामंजस्य बिगड़ता है, चाहे वो पंजाब के साथ हो, चाहे हैदराबाद के साथ हो, चाहे मैसूर के साथ हो, चाहे बंगाल के साथ हो, और अलग अलग नीतियों के माध्यम से, चाहे वो कॉर्नवालिस की नीतियां हो, चाहे वो वारेन हेस्टिंग्स की नीतियां हो, उसके पहले क्लाइव की नीतियां हो, और आगे चल के हम देखते हैं डलहौजी की नीतियां हो।
कैसे वो हड़पता है क्षेत्रों को और विस्तार भारतीय क्षेत्र का करता है, साम्राज्यवाद को उस दृष्टिकोण से हम देखेंगे। उसके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को देखेंगे कि सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेज इंडिया में कौन कौन से आ रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन की संरचना, उनके सभी एक्ट्स, उनके अधिनियम को 1772 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके उसके पिट्स इंडिया एक्ट, उसके चार्टर एक्ट और उसके अलग अलग कानूनों को जो है हम 1935 के अधिनियम के सुधार तक, उसके आगे के भी 1947 के अधिनियम तक को जो है इसके अंतर्गत आपको देखना होगा। फिर ब्रिटिश काल में आर्थिक प्रभाव, उनके जो इकोनॉमिक चेंजेस थे, औद्योगिकरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार जो किए गए, अलग अलग जो भू राजस्व की नीतियां लाई गई, उन सब की चर्चा हमको इसमें करनी है। और इसी दौरान आपको भारत के लोगों के द्वारा जो सामाजिक धार्मिक सुधार में भूमिका निभाई जा रही थी, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, इसमें स्वामी विवेकानंद वगैरह का नाम भी नहीं, इत्यादि लिखा हुआ है। तो आपको उस आदि को अपने हिसाब से जो है अनादि में बदल देना होगा और पढ़ना होगा। एनटीए ने अपने हिसाब से आदि लिख दिया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको पढ़ना चाहते हैं, आप इनको छोड़ देना चाहते हैं। उनकी जो इच्छा होगी उनसे वो सवाल पूछ लेंगे। उसके आगे चलते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है समिट्स जो हमें उसको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव सन 1885 से लेके 1905 तक के कालखंड को एक में रखिए, फिर 1905 से आगे के कालखंड को गांधीयन तक रखिए, और फिर गांधी के प्रवेश के बाद गांधी नेड़ा को रखिए। फिर 42 के मूवमेंट के बाद जो क्रिप्स मिशन की असफलता वगैरह के बाद 42 का मूवमेंट आता है, फिर 42 के मूवमेंट के कालखंड को अलग रूप से आप पढ़ लीजिए। तो ये सब पढ़ना होगा। संवैधानिक विकास भी आपको देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये आप उसी में देख सकते हैं। सभी अधिनियम में ही अगर 1947 तक लेकर चले जाएंगे तो देख सकते हैं। अब अलग से वो लिखा था, आप देख लीजिए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, अब इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सब लोग किए हैं, इसमें पूरा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को देख लीजिए, गांधी देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए, तो सब इस एक छोटे से पॉइंट के अंतर्गत आपको आ जाएगा। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो हिस्ट्री के अंतर्गत पूरे इतिहास को सिलेबस का हिस्सा जो है बना दिया गया है। अलग से भी कुछ ऐड किया गया है। कहा यूरोप हिस्ट्री, सामान्य तौर में कहें तो विश्व इतिहास जो है, तो यूरोप हिस्ट्री में क्या लिख दिया? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिकी और रूसी क्रांति, अब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। अब फ्रांस में जो क्रांति हुई, इंग्लैंड में कौन सी क्रांति है, तो जो आप उसको अपने हिसाब से पूरा इंग्लैंड की क्रांति पढ़ लेनी होगी आपको, क्योंकि इंग्लैंड में कोई स्पेसिफिक फ्रांसीसी क्रांति टाइप नहीं हो रहा है, तो पूरा इंग्लैंड का इतिहास ही एक तरह से आपको देखना होगा। अमेरिकी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आता है, प्रथम विश्व युद्ध जो है, लेकिन इंग्लैंड के संदर्भ में ये औद्योगिक क्रांति वगैरह की चर्चा आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा टॉपिक आपको दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसको यूरोप इतिहास के नाम से आप जान सकते हैं। तो मेजरली ये सिलेबस है। इस सिलेबस को देख के आप क्या कहेंगे? अब थोड़ा हम सांस ले लें और आराम से आपको बताएं। हम जानबूझ के इसलिए खींच दिए कि हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो और बेवजह चीज़ों को जो हम झूठ में एक्सप्लेन करते रहें। आप यूजी के स्टूडेंट, हमको पता है कि आपको इतनी बातें जो ऑलरेडी क्लियर हैं। अब इस सिलेबस को तैयार कैसे करें? इस सिलेबस को तैयार करने के 2-3 तरीके हैं। सिलेबस को तैयार करने से पहले हमको यह ध्यान में रखना होगा, हम सिलेबस तैयार करना क्यों चाहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं? कई बार हम जॉब के लिए पढ़ते हैं, मान लीजिए कई बार हमारे पढ़ने के अलग अलग रिफ्रेशमेंट के लिए पढ़ते हैं, कोई कहानी मिल गई तो पढ़ रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, और एंट्रेंस में जो गोल हमारा है वो क्या है? हमारा गोल जो है वो हमारा एडमिशन हो जाए। एडमिशन के लिए सीटें जो है वो रहती हैं लिमिटेड, और इस लिमिटेड सीट में हमको एक ऐसी रणनीति बनानी है कि हम दूसरे लोगों से आगे निकल जाए। एग्जाम जो है खेल होता है, खेल में कई बार आप अच्छा कर प्रदर्शन कर जाते हैं, कई बार मेहनत के बावजूद अच्छा नहीं कर पाते हैं। 90% काम आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, 10% लक भी जो है वह अलग अलग परिस्थितियों में काम करता है। लेकिन इस खेल के नियम आपको पहले से पता होने चाहिए, इसकी नीतियां आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर इस खेल के नियम और नीतियां पता नहीं होंगी तो आप हो सकता है लेट आउट करार दे दिए जाए। जैसे एक बीच में इधर बैट्समैन वाला आया था बांग्लादेश वाला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो लेट से उतरा, हेलमेट मंगवाया, उसको आउट दे दिया गया। तो आपको ये सारी चीजें जो है वह पता होनी चाहिए। तो पहला जो नियम है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम डेट सर हमारा क्या है। तो आपको ये पहले से हमको लगता है ज्ञात होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आप टारगेट लेके चलिए। 4 तारीख के बाद आपके एग्जाम जो हो जाएंगे। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आए हैं, लेकिन आप फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक ऑफ मार्च में हमको लग रहा है ये एग्जाम आपके कंडक्ट जो है वह करा दिए जाएंगे। फिर आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप अभी जग रहे हैं, 2 दिन पहले जगह एग्जाम के, हमको तैयारी करनी, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इधर 2, 4, 5, 10 दिन में देख ले रहे हैं वीडियो, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास लगभग 60 दिन है, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी। 1-2 दिन आगे पीछे से बहुत जो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होगी तो 10 दिन भी आगे पीछे होगा तो आप उसको मैनेज कर लेंगे अपनी मेहनत के माध्यम से। तो हम मान के चल रहे हैं कि अपने पास कितना दिन है? अपने पास 60 डेज का टाइम है। अब इसके बाद हम
एक गोल तय करेंगे। 60 दिनों का गोल तय करने से पहले सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो सिलेबस तो हमने देख लिया, सिलेबस पूरा का पूरा जो हुआ दिया हुआ है। फिर आता है पीवाईपी का ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी अब ध्यान रखना है कि पार्टे वाला ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, नहीं तो जीके पढ़ना शुरू कर देंगे, मैथ्स पढ़ना शुरू कर देंगे और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। जो लोग अभी तक पढ़ रहे थे अब रोक दीजिए, ठीक ना। तो पीवाईपी ऑब्जर्व करिए और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको बालवी एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। आप पीजी कोर्सेज में जाइए, उसको हमने कल ही अनलॉक करवा दिया है सारे बच्चों के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्री में आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर दोनों साल को आपको मिल जाएगा, 2022 का भी मिल जाएगा, 23 का भी मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। सिलेबस भी आपको पता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, और फिर आप अपने स्टेटस को चेक करिए कि क्या है आपका स्टेटस। क्या आपके एंशिएंट के सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मेडिवल में फंस रहे हैं, मॉडर्न में फंस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वयं का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, ये कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अब वो दौर चला गया 7-8 वाला, बच्चा जो है आपको मम्मी पापा करे बच्चा पढ़ो पढ़ो, कोई किसी को लेना देना नहीं यार। अगर आप अब सफलता नहीं पाएंगे तो आप स्वयं के अपने जीवन में इतने नीचे चले जाएंगे कि आप खुद के लिए जो है डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो अब आपको स्वयं के निर्णय लेने हैं, किसी के ऊपर जो है ये आप मत सोचिए कि हमको ये कोई गाइड करेगा तब हमको आगे बढ़ना है। दुनिया ऐसी हो चुकी है कि आप नहीं आगे बढ़ेंगे, कोई और बढ़ेगा, तुम उसको सलामियां जो है दोगे। अभी जो पहले गाने से हमने शुरुआत किया, फिर तुम सलामी देने वाले कैटेगरी में आ जाओगे, वो सलामी नहीं, फिर जय हिंद सर वाले कैटेगरी में आ जाओगे, ये दूसरी टाइप की सलामी हो जाएगी। तो अब आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और उसके लिए किसी और अन्य मोटिवेशन की नीड जो है वह नहीं है। स्टेटस चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भी यह प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं, 2-4-5 क्वेश्चन ही आपको लगता है हमसे बन रहा है, तो भी समस्या नहीं है। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, पर्याप्त समय है, आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अब यहाँ पे लगभग 60 दिन या 50 दिन, पहले वीडियो देख रहे हैं तो 50 दिन, उसके हिसाब से इस सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, कितने इतने को हम एक दिन में पढ़ लेंगे, इसको हम जो है एक दिन में पढ़ लेंगे, इसको जो हम एक दिन में पढ़ लेंगे, फिर डे बाय डे उसको कैलकुलेट करिए, प्रॉपर उसकी जो है वह चार्टिंग करिए और देखिए कितने दिनों में आप उसको कर पा रहे हैं। हमारे हिसाब से आपको 40 से 45 दिन मैक्सिमम जो उसमें लेना चाहिए, इंक्लूडिंग उसको पूरा चार्ट प्रिपेयर करने में। और करना उसमें क्या है, जब वो आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसको प्रिपेयर करने के बाद जो है या यानी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सिलेबस को पार्ट और दिन के हिसाब से, फिर आप प्रिपेयर करिए उस सिलेबस को टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। समय निर्धारित कर लीजिए। यहाँ एक समस्या आएगी उन बच्चों को जिनका यूजी का भी एग्जाम चल रहा है और पीजी का भी एग्जाम चल रहा है, तो आपको मैनेजमेंट करना होगा और हमसे पूछेंगे कि सर मिनिमम कितना आवर्स हमको देना चाहिए पीजी एंट्रेंस पे, तो बाबू कम से कम आपको 6 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक का देना होगा। आप कहेंगे सर इतना पढ़ना होगा, बाबू आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है ना। ये तो कंपटीशन है, इस बात से तो फैसला होना नहीं है कि आपको कितना आ रहा है, इस बात से फैसला होना है कि नंबर किसको ज्यादा आ गया। और नंबर ज्यादा आने के लिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है अच्छे विश्वविद्यालयों में, वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा कि आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं कि डीयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में 2-4-5% सीट होती है उसके लिए, लेकिन बहुत व्यापक लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके मार्क्स जो अच्छे होंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने आप को इस यूजी वाले मोड में लेके जाइए आप फिर से, कि आपको ये फील हो कि हमारा कंपटीशन बड़ा है, ज्यादा लोगों से है। ये भावना ना है कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं तो हम तो थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये खेल है, इस खेल में जो अच्छे से खेल जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए और फिर टॉपिक वाइज तैयार करना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होंगे तो कम दिन में उसको रखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2-4 हजार बार पढ़ लिए हैं तो 1 दिन में 2 दिन में उसको तैयार कर लीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक है पढ़े ही नहीं है तो उसको 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए और इस तरीके से उसको कंटेंट और एमसीक्यू दोनों उसका जो है तैयार करिए आप, उसके मेन कंटेंट भी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करिए। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस होगा, मोर एंड मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को रिपीटेटिव मोड में, चाहे सेम ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन उस क्वेश्चन को हमको बार बार बनाते रहना है कि चैप्टर हमको जो है वो तैयार रहे। पीवाईपी का डिटेल्ड सॉल्यूशन तैयार करिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक क्वेश्चन पूछा, उसमें ऑप्शंस है तो क्या उस ऑप्शन से इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या उस ऑप्शन को देख के हमारे दिमाग में कंटेंट आ पा रहा है, तो इसको जरूर तैयार करिए। ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। 2-4-10 सवाल वहां से हमको देखने को मिलते हैं और फिर आप रिवीजन के समय जरूर निकाल कर रखिएगा। अगर 60 दिनों का आप बना रहे स्ट्रेटजी तो 15 दिन इस तरीके की स्ट्रेटजी रखिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए। इस पैटर्न से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा ये मानक है, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो सफलता के करीब जाने के चांसेस हमारे हिसाब से होगा।
अब हो गया सर आप सब कुछ बता दिए, रिसोर्सेज क्या यूज करें। रिसोर्सेज में जो पहला सवाल आता है आप लोगों का, ऐसा कौन सा एक बुक पढ़ ले सर मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाबू कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सबके कवर पे कुछ से कुछ लिख देने से वो स्टैंडर्ड नहीं हो जाता है। CUET PG हिस्ट्री हो गया उसका, नहीं हो जाएगा। उस तरीके की बुक नहीं लिखी गई है और नहीं हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं आपको। जो बेस्ट है वो है आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, आपके सिलेबस का पार्ट रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। आप इसको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न अपने स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बुक यूज नहीं करिए, नहीं तो मोटे मोटे बुक यूज करने के चक्कर में जाएंगे, फंस जाएंगे यहाँ पे जो है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री केवल आप जो है इंटरनेट की सहायता से या कोई लेक्चर आप देख रहे हैं तो उससे और MCQ के माध्यम से इसको MCQ बेस्ड कर लीजिए, यहाँ से आप उसको जो है वो सॉल्व कर लीजिए। फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कई अच्छे अच्छे टीचर्स जो है वो फ्री में टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं। तो आप चाहें तो यूट्यूब से फ्री लेक्चर्स को देखें और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से जो है आपको टॉपिक पूरा लिखा मिलता है। लेकिन हाँ, इसको यूज करने से पहले एक बार ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। नहीं तो पता चला 100 कंटेंट पढ़े उसमें 10 गलत निकल गया और वही 10 एग्जाम आ गया, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रिसोर्सेस का फिल्ट्रेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके फ्री रिसोर्सेस हैं, ये बुक वैसे फ्री नहीं है, बुक तो खरीदना पड़ता है आपको, लेकिन हम मान के चल रहे हैं आपने पहले खरीद रखा है तो ये फ्री रिसोर्सेज के अंतर्गत हम इसको डाल रहे हैं। फिर आता है सर कुछ पेड रिसोर्सेज बताइए। तो हम पेड रिसोर्सेज में ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा कोर्स बेस्ट है, क्योंकि ये कोई विषय वस्तु नहीं होती है बात करने की। प्रमोशन का भी अपना तरीका होता है। अब हम आए खूब प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं हमारा एडमिशन लो लेगा, हमारे यहाँ तो सिलेक्शन नहीं सके, ऐसा नहीं कहते मालवीय अकेडमी, कभी नहीं कहता है। आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, हम भी एक कोर्स चलाते हैं ऐप पे, पीजी के नाम से, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। अगर बाकी अगर आप किसी को जुड़े हुए हैं, आप वहां ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको देखिए। इस वीडियो को अगर आप इसलिए देखने भी आए हैं कि सर सूरज सर क्या बोलते हैं बस ये देख लें, तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक था। कोई जरूरी नहीं हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए और कोर्स ज्वाइन करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी कोर्स में वही बातें बताएंगे जो बुक में लिखी हुई हैं, हम भी कोर्स में आपको वही बातें बताएंगे जो बहुत दूसरे जगहों बताई जा रही है। अलग कुछ ऐसा नहीं दे देंगे। हाँ, बस कनेक्टिविटी होता है, एक टीचर के दूसरे से कनेक्ट करने का थोड़ा तरीका होता है। तो आप अगर कहीं कनेक्टेड हैं, आपको फील होता है कनेक्टिविटी है, तो कोई जरूरी नहीं है मालवीय अकेडमी का कोर्स लेने। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बहुत परेशान हैं, चीजें हमारी सही नहीं चल पा रही हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर के अलावा आपको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा PDF फॉर्म में, और टेस्ट जो है वो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है टेस्ट सीरीज जो है। आप कोई कोर्स ज्वाइन करें ना करें, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज जो है ये आपको बताता है कि आप कितने समय में क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप कोई भी परचेज करिए, कहीं से भी परचेज करिए जो ऑथेंटिक है, और उसको देख के अपना अनुमान जरूर लगाइए। हम लोग जो क्लासेस करवा रहे हैं उसमें अभी तो मान लीजिए हम फुल्ली फोकस्ड हैं पहले कंटेंट को कंप्लीट करने पे, लेकिन हम बीच बीच में टेस्ट भी अपलोड कर रहे हैं। और हम लोगों के कोर्स में हमने टारगेट लिया है कि जनवरी एंड तक इस सिलेबस को फिनिश कर देंगे। फिर पूरा का पूरा जो हमारा फरवरी महीना होगा वो MCQ में ही जाएगा। पूरे फरवरी में MCQ कराएंगे बच्चों को लगातार। जो है हर सब्जेक्ट के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, अब हमारे यहाँ आएंगे एंशिएंट मेडिवल, हम लोग 2 लोग पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं, तो हम दोनों लोग जो है लगातार इसमें आपको MCQ की प्रैक्टिस जो है वो 1 महीने तक करवाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आप बहुत कंटेंट भी पढ़ लिए हैं, आपने टेस्ट बार बार नहीं दिया है, तो मूल्यांकन करने में आपको समस्या आएगी। तो आप किसी का कोर्स ज्वाइन करिए ना करिए, टेस्ट सीरीज किसी का भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मालवीय अकेडमी का ही हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए पेड रिसोर्सेस। बाकी पेड रिसोर्सेस आप अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। आप स्वतः जो है पीजी में है तो आपको हमको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई शुरू करिए। एग्जाम के अंतिम दिनों में 75 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आप ले लीजिए। कम से कम 15 से 20 सेट आपको मिले, 10 भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। और वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर वही पैटर्न क्वेश्चंस से जो ऑप्शंस बने हुए हैं, क्या उस ऑप्शन के बारे में आपको हल्की भल्की भनक लग रही है कि नहीं, ये पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको भनक लग जा रही है यानी आपकी तैयारी जो है वह अच्छी चल रही है। तो एक एप्टीट्यूड के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ आज से आप लग जाइए। कहीं कोई दुविधा नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है और टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। उतना सिलेबस नहीं है कि आपको 2-4 साल लग जाए। वैसे ये सिलेबस अगर देखेंगे तो 20 साल में भी पूरा करने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम ही है ना, लेवल ही है ना एग्जाम का। एक लिमिट तक डीपनेस इसकी है, उसके बाद वो नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन आपसे। तो एकदम निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी करिए। बस
फोकस हो जाइए अपने गोल को लेके, टारगेट मन में बना लीजिए कि हाँ ये टारगेट हमको अचीव करना है। यूजी वाले भूमिका में चले जाइए, जो एंट्रेंस आपने दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ था तो भी और नहीं हुआ था तो भी आपने मेहनत की, हमको ये पता है। बस वो मेहनत अपनी वापस ले आइए, फिर आपको सिलेक्शन से बहुत ज्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा और ज्यादातर चांसेस होंगे कि आप अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे। ठीक, बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, हम वहां से उसको देखेंगे। ऐप पे मालवीय एकेडमी की कोर्स चल रही है, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पे कोई बहुत डिटेल्ड कोर्स नहीं आ पाएगी एकदम, मैंने ये भी आपको जहां से नहीं रखेंगे कहा यूट्यूब पे बाबू बहुत ज्यादा कोर्स आ जाएगी। ऑलरेडी ऐप पे 7-7 8-8 क्लासेस हम लोगों की लगी हुई रहती हैं टीचर्स की, तो उनके पास स्लॉट ही नहीं है कि हम उनको भेज सकें। तो यूट्यूब पे बहुत डिटेल कोर्स नहीं आएगी, अंतिम के दिनों में देखेंगे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट वगैरह आपके लिए ला सकते हैं तो वो लेके आएंगे। बाकी आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपसे जरूर जुड़ेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे वीडियो से बड़ा दूर रहिएगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ 60 दिनों में कर लो तैयारी, इस तरीके से हो जाएगा, इधर भूकंप इस तरह से आ जाएगा, इधर तबाही, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करोगे एकाग्र होके तो सफलता के करीब जाओगे, नहीं तो ये यूट्यूबिया भूकंप से जो है सिलेबस से दूर हो जाओगे। ठीक है, तो यूट्यूबिया भूकंप से बचिएगा। ऑल द बेस्ट, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहे।